समुद्र के बीचों बीच बसे एक बेहद खूबसूरत लेकिन पूरी तरह सुनसान आइलैंड को देखते हैं। यहाँ बेथ और हैरी नाम का एक नया नवेला कपल अपने हनीमून के लिए आया है। दोनों चाहते थे कि यह ट्रिप उनकी जिंदगी का सबसे यादगार सफर बने, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही खूबसूरत जगह कुछ ही दिनों में उनका सबसे डरावना सपना बन जाएगी। इस सुनसान टापू तक उन्हें जैक्सन नाम का एक आदमी अपनी बोट से छोड़ने आता है। सामान उतारने के बाद वह कहता है कि अगर 10 दिन पूरे होने से पहले वापस जाना हो तो सैटेलाइट फोन से कॉल कर देना, मैं तुरंत लेने आ जाऊंगा। बेथ मुस्कुराकर कहती है कि इतनी खूबसूरत जगह को कोई इतनी जल्दी क्यों छोड़ेगा। जैक्सन के जाने के बाद बेथ कैमरे में हर छोटी बड़ी याद रिकॉर्ड करने लगती है। दोनों बेहद खुश थे क्योंकि पूरे आइलैंड पर उनके अलावा कोई दूसरा इंसान नहीं था। अब अगले 10 दिन सिर्फ उनके अपने होने वाले थे। कुछ देर आराम करने के बाद दोनों समुद्र में तैरने उतर जाते हैं। काफी देर तक मस्ती करने के बाद वापस बीच पर आते हैं और वहीं बैठकर रोमांटिक पल बिताने लगते हैं। बातों बातों में दोनों को नींद आ जाती है, लेकिन जब उनकी आंख खुलती है तो सामने का नजारा देखकर दोनों सन्न रह जाते हैं। रेत पर किसी अनजान इंसान के पैरों के निशान बने हुए थे जो बिल्कुल उनके पास से होकर गुजरे थे। दोनों उन निशानों का पीछा करते हुए जंगल तक पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही जंगल के अंदर कदम रखते हैं पैरों के निशान अचानक गायब हो जाते हैं। अब सवाल यह था कि जब यहाँ उनके अलावा कोई नहीं है तो यह निशान आए कहां से। काफी देर तक तलाश करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। आखिरकार दोनों इस बात को नजरअंदाज करके अपना टेंट लगाने में लग जाते हैं। उन्हें लगा शायद वे बेवजह ज्यादा सोच रहे हैं। रात होते ही हैरी आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियां लेने जंगल में चला जाता है। तभी उसकी नजर कुछ पुरानी हड्डियों पर पड़ती है। वह समझ नहीं पाता कि ये किसी इंसान की है या किसी जंगली जानवर की। उसी समय उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई दूर खड़ा उसे लगातार देख रहा हो, लेकिन जब वह पलटकर देखता है तो वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। वह जल्दी से लकड़ियां उठाता है और वापस लौट आता है। आग के पास बैठकर दोनों खाना खाते हुए बातें कर रहे होते हैं। तभी हैरी वे हड्डियां बेथ को दिखाता है। बेथ उन्हें देखकर कहती है कि शायद ये किसी बड़े जानवर की होंगी, लेकिन दोनों के मन में एक अजीब सी बेचैनी जरूर बनी रहती है। कुछ देर बाद दोनों अपने टेंट में सोने चले जाते हैं, लेकिन आधी रात को बाहर से कुछ हलचल की आवाज आने लगती है। हैरी बाहर निकलकर चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। बेथ कहती है कि शायद तेज हवा की वजह से आवाज आई होगी। हैरी भी यही सोचकर वापस सो जाता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई उन पर नजर रखे हुए है। अगली सुबह हैरी समुद्र में तैर रहा होता है। तभी बेथ घबराकर उसे आवाज देती है। बाहर आकर हैरी देखता है कि उनके सारे कपड़े किसी ने एक ऊंचे पेड़ पर टांग दिए हैं। दोनों हैरान होकर फिर जंगल की तरफ जाते हैं और आसपास अच्छी तरह तलाश करते हैं, लेकिन इस बार भी उन्हें कोई नहीं मिलता। आखिर में वे खुद को समझा लेते हैं कि शायद किसी बंदर ने यह सब किया होगा। इसके बाद दोनों फिशिंग करने निकलते हैं। तभी हैरी का पैर गलती से एक स्टोन फिश पर पड़ने ही वाला होता है कि बेथ तुरंत उसे रोक लेती है। वह बताती है कि इस जहरीली मछली के कांटे लग जाएं तो इंसान आधे घंटे के अंदर मर भी सकता है। यह सुनकर हैरी भी सावधान हो जाता है। दोनों आराम से मछलियां पकड़ते हैं और फिर समुद्र में तैरने लगते हैं। तभी अचानक जंगल की तरफ से किसी के दर्दनाक रोने की आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए दोनों जंगल के अंदर पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक बहुत पुराना और टूटा फूटा घर दिखाई देता है। इतने सुनसान आइलैंड पर किसी का घर देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। हिम्मत करके दोनों घर के अंदर जाते हैं। वहां एक पुराना बिस्तर और कई साल पुराना सामान रखा होता है। पूरा माहौल बेहद डरावना लग रहा था। बेथ डर कर बाहर निकल आती है, लेकिन हैरी अंदर जाकर एक और छोटा कमरा देखता है। वहां दीवार पर बनी एक अजीब पेंटिंग में एक लड़की भाला लेकर एक आदमी की जान लेती हुई दिखाई देती है। उसी समय बाहर से बेथ उसे आवाज देती है। बाहर आने पर वह देखता है कि घर के पास एक कब्र बनी हुई है। उस कब्र पर लगे लकड़ी के क्रॉस पर साफ लिखा था कोरल। अब दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर यह कोरल कौन थी और इतने सुनसान आइलैंड पर उसकी कब्र कैसे बनी। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसी समय कोई अनजान शख्स दूर खड़ा होकर उन दोनों की हर हरकत पर नजर रखे हुए था। डर और उलझन के साथ दोनों वापस अपने टेंट की तरफ लौट आते हैं, लेकिन उनके दिमाग में अब भी वही पुराना घर, वह कब्र और कोरल का नाम लगातार घूम रहा था। टेंट पर पहुंचकर बेथ कैमरे में रिकॉर्ड की गई वीडियो देखने लगती है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य होता है, लेकिन अचानक एक ऐसी क्लिप सामने आती है जिसे देखकर दोनों की सांसें थम जाती हैं।
वीडियो में साफ दिखाई देता है कि जब दोनों गहरी नींद में सो रहे थे तब किसी अनजान इंसान ने उनके बिल्कुल पास आकर उनकी वीडियो रिकॉर्ड की थी। अब यह साफ हो चुका था कि इस सुनसान आइलैंड पर उनके अलावा भी कोई मौजूद है और वह लगातार उन दोनों पर नजर रख रहा है। यहीं से उनकी खूबसूरत छुट्टियां धीरे धीरे एक खौफनाक डर में बदलने लगती हैं। वीडियो देखने के बाद बेथ पूरी तरह डर जाती है और तुरंत इस आइलैंड से निकलने की जिद करने लगती है, लेकिन हैरी उसे समझाता है कि हो सकता है कोई उनके साथ सिर्फ मजाक कर रहा हो। हालांकि अब उसके मन में भी शक पैदा हो चुका था। हैरी किसी तरह बेथ को शांत करता है और दोनों दोबारा सामान्य होने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी समुद्र की तरफ से अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। दोनों बीच पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि समुद्र में एक बोट पर दो मछुआरे बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार कर रहे हैं। उन्हें देखकर दोनों को थोड़ी राहत मिलती है कि इस आइलैंड के आसपास और भी लोग हैं, इसलिए वे दोबारा अपने टेंट में लौट आते हैं। लेकिन उसी रात फिर से पुराने घर की तरफ से किसी के दर्द से चीखने की आवाज सुनाई देती है। हैरी अकेले उस आवाज का पता लगाने निकल पड़ता है। कुछ ही देर बाद बेथ भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच जाती है। घर के अंदर तलाश करते हुए हैरी को एक पुरानी डायरी मिलती है, लेकिन वो उसे पढ़ ही रहा होता है कि बाहर से बेथ उसे आवाज देने लगती है। दोनों बाहर आते हैं और देखते हैं कि कोरल की कब्र पर लगा लकड़ी का क्रॉस जो पहले नीचे गिरा हुआ था अब फिर से सीधा खड़ा हुआ था। ये देखकर दोनों फिर से घबरा जाते हैं। काफी सोचने के बाद वे मान लेते हैं कि शायद उन मछुआरों ने यहाँ आकर ऐसा किया होगा। इसके बाद दोनों वापस टेंट पर लौटते हैं और आग जलाकर वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो टेंट के चारों तरफ बहुत सारे सी क्यूकम्बर्स लटके हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर हैरी समझ जाता है कि अब ये सब किसी का मजाक नहीं हो सकता। इसी वजह से वो तुरंत यहाँ से निकलने का फैसला करता है, लेकिन तभी दोनों को पता चलता है कि उनका सैटेलाइट फोन गायब हो चुका है। अब उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। मजबूर होकर दोनों उन मछुआरों के पास जाते हैं और उनसे फोन के बारे में पूछते हैं, लेकिन भाषा अलग होने की वजह से कोई भी किसी की बात नहीं समझ पाता। बात इतनी बढ़ जाती है कि हाथापाई शुरू हो जाती है। मछुआरे बेथ के साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। किसी तरह दोनों वहां से बचकर निकल आते हैं। बाद में चुपके से वे उन मछुआरों के बैग भी चेक करते हैं, लेकिन फोन वहां भी नहीं मिलता। इसके बाद हैरी अकेले तैरकर उनकी बोट तक पहुंच जाता है। वो रेडियो से जैक्सन को संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन खराब सिग्नल की वजह से कोई जवाब नहीं मिलता। इसी दौरान पीछे से कोई आदमी आता है और हैरी के सिर पर जोरदार वार करके उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को और बेथ को एक पेड़ से बंधा हुआ पाता है। उन्हीं मछुआरों में से एक बेथ के करीब आकर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी जंगल की तरफ से कुछ अजीब आवाजें आने लगती हैं। दोनों मछुआरे घबराकर उस तरफ चले जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर हैरी किसी तरह खुद को छुड़ा लेता है और फिर बेथ की रस्सियां भी खोल देता है। दोनों वहां से भागने ही वाले होते हैं कि अचानक जंगल के अंदर से लगातार गोलियों की आवाज और दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगती हैं। कुछ ही देर बाद उनमें से एक मछुआरा बुरी तरह घायल हालत में भागता हुआ बाहर आता है। वो डर के मारे अपनी बोट लेकर वहां से भाग जाता है, लेकिन उसके साथी का कोई पता नहीं चलता। अगली सुबह बेथ घायल मछुआरे के खून के निशानों का पीछा करते हुए उसी पुराने घर तक पहुंच जाती है। वहां उसे वही पुरानी डायरी मिलती है। तभी हैरी भी वहां आ जाता है। बेथ डायरी पढ़कर हैरी को बताती है कि कई साल पहले कोरल नाम की एक लड़की इस आइलैंड पर फंस गई थी। 7 आदमियों ने उसके साथ बेहद बुरा व्यवहार किया और आखिर में उसे मार डाला, लेकिन मरने के बाद कोरल की आत्मा वापस लौट आई और उसने उन 7 से एक एक करके बदला लिया। डायरी में यह भी लिखा था कि उसके बाद जो भी आदमी इस आइलैंड पर आता है वो उसकी आत्मा से बचकर जिंदा वापस नहीं जा पाता। बेथ इस पूरी कहानी पर यकीन करने लगती है, लेकिन हैरी इसे सिर्फ एक डरावनी कहानी मानकर हंस देता है। वो कहता है कि अगर ये सब सच होता तो हम दोनों अब तक जिंदा कैसे होते। हैरी वहां से चला जाता है, जबकि बेथ कोरल की कब्र को साफ करके उसके ऊपर कुछ सीपियां सजाने लगती हैं। उसी समय उसे घर के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। दूसरी तरफ हैरी अकेला बीच पर बैठकर गाने सुन रहा होता है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है, लेकिन जैसे ही वो पलट कर देखता है वहां कोई नहीं होता। रात को बेथ फिर से हैरी को समझाने की कोशिश करती है कि इस आइलैंड पर सचमुच कुछ बहुत खतरनाक है, लेकिन हैरी अब भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। दोनों के बीच बहस होती है और आखिरकार वे सो जाते हैं, लेकिन आधी रात को हैरी एक डरावना सपना देखकर अचानक उठ बैठता है। बेथ भी जाग जाती है। जब दोनों टॉर्च लेकर बाहर आते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वहां पहले से 2 नई कब्रें बनी हुई थीं और ये देखकर पहली बार हैरी के चेहरे पर भी साफ डर दिखाई देने लगता है। अगली सुबह बेथ और हैरी पूरी तरह टूट चुके होते हैं। बेथ डर के मारे रो रही थी, जबकि हैरी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। सैटेलाइट फोन पहले ही गायब हो चुका था
और अब इस आइलैंड से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं बचा था। तभी उनकी नजर आसमान में उड़ते एक प्लेन पर पड़ती है। दोनों तुरंत लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाने की कोशिश करते हैं ताकि धुएं का सिग्नल देखकर शायद कोई उनकी मदद के लिए आ जाए। इसी दौरान हैरी को सैटेलाइट फोन की घंटी सुनाई देती है। वो आवाज का पीछा करते हुए अकेला उसी पुराने घर तक पहुंच जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि फोन जमीन पर रखा हुआ था। जैसे ही हैरी कॉल रिसीव करता है, दूसरी तरफ से दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की मदद के लिए चिल्ला रही हो और कुछ लोग उसके साथ बेरहमी कर रहे हों। ये सब सुनकर हैरी बुरी तरह घबरा जाता है और फोन नीचे फेंक देता है। उसी पल उसके सामने कोरल की भयानक आत्मा दिखाई देती है। पहली बार उसे देखकर हैरी की रूह कांप जाती है। इससे पहले कि वो वहां से भाग पाता, कोरल चाकू से उस पर हमला कर देती है और कुछ ही पलों में हैरी की दर्दनाक मौत हो जाती है। दूसरी तरफ बेथ जब काफी देर तक हैरी को वापस नहीं देखती तो टॉर्च लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ती है। वह उसी पुराने घर तक पहुंचती है, लेकिन अंदर हैरी कहीं दिखाई नहीं देता। जैसे ही वो बाहर निकलती है, उसकी नजर कोरल की कब्र पर पड़ती है। वहां हैरी की लाश हवा में लटक रही थी। ये खौफनाक मंजर देखकर बेथ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ती है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो हैरी की लाश वहां से गायब होती है। वो घबराकर भागते हुए बीच पर पहुंचती है और लकड़ियों में आग लगाने लगती है ताकि किसी तरह मदद मिल सके। तभी उसकी नजर समुद्र की तरफ जाती है। वो देखती है कि कोरल की आत्मा पानी के ऊपर खड़ी उसे देख रही है। गुस्से और डर में बेथ उसकी तरफ दौड़ पड़ती है और चीख कर पूछती है कि आखिर उसे क्या चाहिए। लेकिन भागते भागते उसका पैर पानी में छिपी एक स्टोन फिश पर पड़ जाता है। जहरीले कांटे उसके पैर में धंस जाते हैं। कुछ ही सेकंड में जहर पूरे शरीर में फैलने लगता है और वो दर्द से तड़पने लगती है। बेथ किसी तरह घिसटते हुए वापस बीच तक पहुंचती है। उसे याद आ जाता है कि स्टोन फिश का जहर इंसान को आधे घंटे के अंदर मार सकता है। अब वो समझ चुकी थी कि उसका अंत भी तय हो चुका है। मौत को सामने देखकर उसकी आंखों के सामने हैरी के साथ बिताए हर खूबसूरत पल एक एक करके गुजरने लगते हैं। वो बस आसमान की तरफ देखती रहती है और धीरे धीरे उसकी सांसें हमेशा के लिए थम जाती हैं। इसके बाद पूरे 10 दिन बीत जाते हैं। तय समय पर जैक्सन अपनी बोट लेकर बेथ और हैरी को वापस लेने उसी आइलैंड पर पहुंचता है। लेकिन जैसे ही वो बीच पर उतरता है, उसकी नजर टेंट के पास बनी 2 नई कब्रों पर पड़ती है। ये देखकर वो घबरा जाता है और पूरे आइलैंड पर उन्हें ढूंढना शुरू कर देता है। आखिरकार वो उसी पुराने घर तक पहुंचता है। वहां उसे वही पुरानी डायरी मिलती है। जैसे ही वो उसे उठाकर पढ़ने लगता है, अचानक उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब वो पलट कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पीछे बेथ खड़ी थी, लेकिन अब वो पहले वाली बेथ नहीं रही थी। असल में बेथ की मौत हो चुकी थी और उसकी कब्र भी कोरल की कब्र के पास ही बनी हुई थी। यानी अब वो भी कोरल की तरह इसी आइलैंड की एक भटकती आत्मा बन चुकी थी। अब इस रहस्यमयी टापू पर कोरल अकेली नहीं थी। जो भी इंसान यहाँ गलती से कदम रखेगा, उसका सामना अब एक नहीं बल्कि 2 खौफनाक आत्माओं से होगा। इसी के साथ इस रहस्यमयी और खौफनाक कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही जबरदस्त हॉरर, सर्वाइवल और मिस्ट्री मूवीज की शानदार हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो।